टॉपिक है वो है क्रोमोसोम्स। इस वीडियो में आप क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र के बारे में जानेंगे। मैं आपको इस क्रोमोसोम्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं क्रोमोसोम से। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि साइंस विज्ञान एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो कि आपको काफी चीजों के बारे में जानकारी देता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो मानव शरीर है वो कैसे बना है, किस प्रकार मानव शरीर की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एमिनो एसिड के बारे में। दोस्तों एमिनो एसिड एक एसिड्स होते हैं जो जिनके 20 पेयर्स, जी हाँ दोस्तों, जिसके 20 पेयर मिलकर एक प्रोटीन बॉन्ड बनाते हैं। मतलब जब 20 एमिनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जब बहुत सारे प्रोटीन्स बॉन्ड मिलके आपस में बनाते हैं तो एक लिविंग सेल मतलब एक सजीव कोशिका का निर्माण होता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बहुत सारी सजीव कोशिकाएं आपस में मिलती है तो वो क्या करती है, टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। टिश्यू मतलब ऊतक का निर्माण करती है, ऊतक का फॉर्मेशन करती है। और जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं आपस में, इनका फॉर्मेशन होता है तो क्या बनता है, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं, हमारे अलग अलग अंग बनते हैं। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी का पूरा फॉर्मेशन होता है। तो इन सबसे ही क्या होता है, एक ह्यूमन हेल्दी बॉडी बनती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम सबसे पहले सेल के बारे में बात करेंगे और जैसे हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम्स, तो मैं आने वाले स्लाइड्स में आपको क्रोमोसोम्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेल की। ये हमारा पूरा सेल है। सेल का जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ सेल क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। सेल के न्यूक्लियस में एक्स शेप की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, इन्हें क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये जो एक्स शेप की ब्लू कलर की स्ट्रक्चर्स है ये क्रोमोसोम्स कहलाती है। दोस्तों ये क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, गुणसूत्र कहलाते हैं। अगर इसके मैं जूम के पॉइंट ऑफ इसको जूम करके देखता हूं तो ये जो शेप है यहाँ पर ये क्रोमोसोम की शेप होती है, गुणसूत्र की शेप होती है। और दोस्तों इसके अंदर जो ये व्हाइट कलर की आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है, जो व्हाइट कलर की जो स्ट्रक्चर्स है ये डीएनए होती है। तो क्रोमोसोम्स के सरफेस के ऊपर क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। और डीएनए के हर एक सेक्शन में क्या होता है, जीन होता है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको शो कर रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्रोमोसोम्स बनते कैसे हैं। तो दोस्तों ये जो डायग्राम है ये क्या है, हमारे सेल के कोशिका का एक जूम व्यू है, जिसके अंदर सेंटर में जो क्या है, न्यूक्लियस है। तो सेंटर के न्यूक्लियस के पास क्या है, आपको रेशे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, थ्रेड जैसे। ये जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ये क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं। दोस्तों अभी जो ब्लू कलर के फाइबर थे इसे अगर मैं जूम करके देखूं तो ये क्या है, क्रोमेटिन जो फाइबर्स होते हैं वो इस शेप ऐसे दिखाई देते हैं। मतलब इनकी जो क्रोमेटिन फाइबर की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है कॉइल शेप की। क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं, क्रोमेटिन धागे जो होते हैं, उनकी कुंडलीय संरचना होती है, कॉइल्ड शेप होती है। दोस्तों जैसे कि ये जो पोर्शन है, न्यूक्लियस का पोर्शन है, इसमें जो आपको ये येलो कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियस पोर्शन। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। इनके बारे में मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताऊंगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्रोमेटिन फाइबर्स की, क्रोमेटिन रेशियो की। तो दोस्तों जब क्रोमेटिन जो रेशियो होते हैं वो जैसे मैंने आपको बताया है कि कुंडली इनकी संरचना होती है, ये कॉइल शेप में होते हैं। ये इस तरीके से अरेंज होते हैं जिस तरीके से जो टेलीफोन वायर होता है ना हमारा, जो पहले जो टेलीफोन चलते थे, अभी जो टेलीफोन चलते हैं, इसमें जो टेलीफोन में की जो कॉइल की जो वायरिंग के अंदर जो कॉइल शेप होती है, इस तरह की शेप होती है इन क्रोमेटिन फाइबर्स की। तो अभी हम जानते हैं कि क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं। तो दोस्तों वैसे तो क्रोमेटिन फाइबर जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉइल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो क्रोमोसोम्स की शेप में जब ये आते हैं, जब इनकी एक्स स्ट्रक्चर बनती है, तो इनकी एक्स स्ट्रक्चर कब बनती है, वो बनती है सेल डिवीजन के टाइम। जब सेल का डिवीजन होता है उस टाइम पे क्या होता है, इनकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या बनती है, एक्स स्ट्रक्चर बनती है। जैसे सबसे पहले क्या होते हैं, कॉइल शेप में होते हैं, स्ट्रेट फाइबर्स की फॉर्म में होते हैं। उसके बाद जैसे ही सेल डिवीजन का टाइम आता है ये इस तरह की स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं।
उसके बाद जैसे ही यहाँ पर सेल डिवीजन हो रहा है, जैसे सेल डिवीजन हुआ, दोबारा इनकी जो स्ट्रक्चर्स है दोबारा अलग अलग हो गए। अब ये एक्स फॉर्म में नहीं रहे, ये दोबारा फाइबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो यहां पर कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों कि जो क्रोमोसोम्स का जो फॉर्मेशन होता है वो क्रोमेटिन फाइबर्स के द्वारा होता है। गुणसूत्र का जो निर्माण होता है वो क्रोमेटिन रेशो के द्वारा होता है। तो दोस्तों अब हम क्रोमोसोम्स की और डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, कि टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। तो दोस्तों टोटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46, मतलब 23 पेयर्स। टोटल क्रोमोसोम्स जो है वो 46 होते हैं, मतलब 23 पेयर्स। टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं हमारे शरीर में, जिनके मतलब 23 जोड़े होते हैं। ये सारे जो क्रोमोसोम्स है दोस्तों, ये टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं, जो 22 पेयर्स होते हैं उन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। ऑटोसोम मतलब कायिक गुणसूत्र, ऑटोसोम कहा जाता है। आपको याद रखना है कि बाकी जो 22 पेयर्स होते हैं उन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो एक पेयर बच गया जो कि क्या कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, मतलब लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहलाते हैं। तो फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो XX होते हैं, और मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, XY होते हैं। मतलब नर के अंदर जो लिंग निर्धारण गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं, और मादा के अंदर क्या होते हैं, XY होते हैं। तो टोटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की, कि गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है, गुणसूत्र किस प्रकार बनते हैं। तो दोस्तों हर एक जो क्रोमोसोम होता है वो एक क्रोमेटिड से बनता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर एक्स स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें जो एक ये वाला पार्ट है ये क्या होता है, एक क्रोमेटिड होता है, और दूसरा क्रोमेटिड होता है। तो दोस्तों जब क्रोमोसोम बनता है तो ये क्रोमेटिड का सबसे पहले क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, मतलब इसका जैसा एक और क्रोमेटिड बनता है। तो उसी प्रकार जब ये दोनों जुड़ते हैं तो इससे जो स्ट्रक्चर बनती है वो ये एक्स स्ट्रक्चर बनती है, मतलब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, एक दूसरे के पूरक हो गए, एक दूसरे के जोड़े हो गए इस तरीके से। तो बीच वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, सेंट्रोमेयर कहलाता है। उसके बाद जब सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, माइटोसिस की प्रोसेस होती है, तो जब जैसे ही सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, तो सेल डिवीजन कंप्लीट होने के बाद दोबारा जो ये क्रोमोसोम्स है वो अपने डॉटर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोबारा ये सेपरेट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे अभी हम क्रोमेटिड थ्रेड्स की, कि क्रोमेटिड थ्रेड्स किससे बने होते हैं। तो क्रोमेटिड थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम। क्रोमेटिड जो थ्रेड्स होते हैं, जो क्रोमेटिन धागे होते हैं, वो न्यूक्लियोसोम से बनते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम्स क्या कहलाते हैं। तो न्यूक्लियोसोम मतलब हो गया स्टोन प्लस डीएनए। स्टोन और डीएनए मिलकर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। स्टोन को और डीएनए को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो स्टोन कितने होते हैं। स्टोन 60% स्टोन होता है एक न्यूक्लियोसोम के अंदर, और जो डीएनए जो है वो 40% स्पेस कवर करता है, 40% डीएनए होता है। तो न्यूक्लियोसोम मिलकर क्रोमेटिन धागे का निर्माण करते हैं। जैसे बताया कि क्रोमेटिन धागे किससे बनते हैं, न्यूक्लियोसोम के द्वारा बनते हैं। न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या हो गया, स्टोन और डीएनए मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, जिसमें से 60% स्टोन होता है और 40% क्या होता है, डीएनए होता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जो क्रोमेटिन धागे होते हैं उनकी कुंडलीय संरचना होती है, कॉइल शेप में ये होते हैं। तो इस कॉइल शेप में से जब ये जब बाहर निकलते हैं तो इसके बीच में ये पूरी जो एक कॉइल, ये जो है ये इसका क्या है, इसको हमने जूम करके मैं आपको बताना, ये जो मैंने आपको बताया ये जूम करके बताया है। तो जो एक जो थ्रेड होता है, एक जो धागा होता है, वो उसको मैं जूम करके देखूं तो वो इस प्रकार से होता है, जिसमें जो ये ब्लू जो पार्ट है वो क्या है, स्टोन है, और बाकी जो व्हाइट पार्ट है वो क्या है, हमारा डीएनए है। तो इस प्रकार होता ये है कि जो ये क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो सेल डिवीजन के दौरान क्या बनाते हैं, एक एग जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, क्रोमोसोम्स कहलाते हैं।
ये इसकी आर्म्स हो गई, जहां पर सेंटर में दो क्रोमोसोम्स जो आपस में जुड़ते हैं वो सेंट्रोमेयर कहलाता है। और नेक्स्ट जो चीज है वो है टेलोमेयर। तो दोस्तों टेलोमेयर क्या होता है, इसका एंड पॉइंट होता है, इसके कोने होते हैं। जिस प्रकार हमारी शू लेस के अंदर जो प्लास्टिक की जो लास्ट में जो एक पार्ट लगा होता है पतला सा प्लास्टिक का, उसी प्रकार क्या होता है इस क्रोमोसोम्स के अंदर टेलोमेयर होते हैं। तो जैसे उस प्लास्टिक का काम क्या होता है कि उस शू लेस को, ये जो शू लेस है वो खराब नहीं हो, टूटे नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर टेलोमेयर का भी वर्क ये है कि यहाँ पर ही क्या करेगा, इसे डैमेज होने से बचाएगा, इसे नुकसान होने से बचाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डीएनए को। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये डीएनए की स्ट्रक्चर्स होती है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए की, जिसको भी हम आने वाले स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएनए की पोजीशन की कि डीएनए रहते कहाँ हैं। तो दोस्तों डीएनए हमारे जो सेल है, कोशिका है, उसके नाभिक में, उसके न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ये हमारा एक लिविंग सेल है, इसका ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब दोस्तों अब इसी को हम जूम करके देखते हैं तो इस न्यूक्लियस की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दिखाई देती है, जिसमें क्या होते हैं बहुत सारे क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, ये द्विकुंडलीय इसकी संरचना होती है। तो दोस्तों जो बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल डिवीजन के टाइम पे जो क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन फाइबर्स है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। तो जितने भी क्रोमेटिन फाइबर जो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं वो क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। तो इन क्रोमोसोम्स के सरफेस के ऊपर ही क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो दोस्तों जब सेल डिवीजन का होता है तो ये सारे के सारे जो क्रोमेटिन फाइबर्स है, जो क्रोमेटिन धागे हैं, ये क्या करते हैं, आपस में जुड़ नहीं पाते। तो कुछ जो धागे हैं वो क्या रहते हैं, अकेले रह जाते हैं, कुछ क्रोमेटिन फाइबर्स अकेले छूट जाते हैं। जैसे कि ये जो येलो फाइबर्स है ये क्या गए, इन्होंने जोड़े नहीं बनाए आपस में, ये क्या करे गए हैं, अकेले रह गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले, ये अब थर्ड स्टेप की हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको आने वाले स्लाइड में न्यूक्लियस पोर के बताऊंगा कि न्यूक्लियस में छोटे छोटे छेद होते हैं। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इन जो छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, इनका काम है क्या। तो दोस्तों जो ये सिंगल क्रोमेटिन रह जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड रह जाते हैं, ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है, तो इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो दोस्तों यहां पर ये होता है कि ये जो न्यूक्लियस पोर होता है इसमें इतना ही गैप होता है कि यहां से जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए वो बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन जो आरएनए है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो वो यहां से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद दोस्तों ये राइबोसोम्स के पास पहुंचता है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों राइबोसोम भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी प्रोसेस के दौरान। तो राइबोसोम का काम क्या होता है दोस्तों, राइबोसोम जो ये आरएनए जो आज जो सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए आ रहा है, इसे क्या करता है, ये प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन बॉन्ड बनाने का काम होता है राइबोसोम्स का। तो जैसे ही जो आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड है, वो जो राइबोसोम से पास होंगे तो हर एक राइबोसोम से क्या होगा कि एक तीन जो बेस पेयर्स है इसके आरएनए के, वो क्या करते हैं, एक प्रोटीन बॉन्ड बनाते हैं। तो जैसे ही राइबोसोम से पास होंगे प्रोटीन का फॉर्मेशन बनना शुरू होगा। तो इन सारे आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है, मतलब प्रोटीन बन जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोटीन की सबसे पहले अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड बनके प्रोटीन बनते हैं, और प्रोटीन से फिर एक हमारी क्या बनती है, सेल बनती है, मतलब कोशिका बनती है। फिर कोशिका से टिश्यू मतलब उत्तक बनते हैं, और टिश्यू से क्या बनते हैं, हमारे ऑर्गन बनते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो आरएनए भी हमारी बॉडी के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे अभी स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम्स की। हम क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो दोस्तों ईच डीएनए स्टैंड इज कंप्रेस ऑफ 3 कंपोनेंट। हर एक जो डीएनए स्टैंड होता है वो क्या होता है, 3 कंपोनेंट से बनता है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजीनियस वेस्ट।
इन तीनों को मिलाकर एक डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको याद रखना है कि डीएनए के 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, वो फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है, विच एक्सटेंड्स टू जॉइन बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड। जी हाँ दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर ग्रुप है और नाइट्रोजनस जो बेस है, ये तीनों क्या करते हैं, डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाते हैं। डीएनए का स्ट्रैंड बनाएंगे तो ये जो स्ट्रैंड में जो तीनों चीजें जुड़ी होती है वो किससे जुड़ी होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है। जी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बेसिस की, कि जो ये जो बेस बनता है, डीएनए स्ट्रैंड बनता है, उसमें बेस कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट जो बेस है वो है एडेनाइन, जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया। सेकंड जो बेस है वो है ग्वानिन, जिसको हमने जी से रिप्रेजेंट किया। थर्ड जो बेस है वो है साइटोसिन, जिसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया। और फोर्थ जो बेस है वो है थाइमीन, जिसको हमने टी से रिप्रेजेंट किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि डीएनए बेसिस पेयर्स अप ईच अदर, की डीएनए की जो चारों बेस है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़े बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो दोस्तों यहां आपको बताना चाहूंगा ये भी इंपॉर्टेंट है कि एडिनिन जो है वो पेयर बनाता है थाइमीन के साथ। जी हाँ दोस्तों, एडिनिन जो बॉन्ड बनाएगा वो थाइमीन के साथ बनाएगा, और जो साइटोसिन जो बॉन्ड बनाएगा वो किसके साथ बनाएगा, ग्वानिन के साथ बनाएगा। साइटोसिन और ग्वानिन का बॉन्ड बनता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आप याद कर लीजिएगा कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि डीएनए के जो बेस होते हैं वो आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, और जो एडेनिन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है, और जो साइटोसिन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है। तो दोस्तों एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है, और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाता है। ये आपको याद रखना है। इस डायग्राम देखो, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहलाती है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर जो हर एक जो बेस पेयर होता है, हर एक बेस पेयर जो बनता है वो किससे बनता है, एडेनिन थाइमीन। ये फर्स्ट जैसे ये बेस पेयर इससे बना, और दूसरा जो बना वो किससे बना, ग्वानिन और साइटोसिन से। ये आपको याद रखना है। और जो ये एक स्ट्रैंड होता है डीएनए का वो किससे बना होता है, शुगर फॉस्फेट से बना होता है, जो कि डीएनए की बैकबोन कहलाता है, रीढ़ की हड्डी कहलाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, डीएनए की स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहलाती है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो दोस्तों डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इसको किसने डिस्कवर किया था, डबल हेलिक्स, डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था। तो डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में दो साइंटिस्ट थे, वॉटसन एंड क्रिक। इन दोनों ने बताया था कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि किसने डीएनए की स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट जो पॉइंट बात है वो ये है कि डीएनए को किसने डिस्कवर किया था। तो डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर। जी हाँ दोस्तों, फ्रेडरिक मिशर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही सबसे पहले डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया था कि ये होता क्या है। तो दोस्तों डीएनए क्या है, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी कॉपिंग है। डीएनए जैसे पेरेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जब बेबी में आते हैं तो किसकी वजह से आते हैं, डीएनए की वजह से आते हैं, क्योंकि डीएनए क्या कर देते हैं, बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, कॉपी हो जाती है डीएनए की। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं डीएनए की संरचना की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीएनए की जो संरचना होती है वो कैसे होती है। तो डीएनए की जो संरचना होती है वो द्विकुंडलीय संरचना होती है। या दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए की संरचना कैसी होती है। तो डीएनए की जो संरचना है वो द्विकुंडलीय संरचना होती है, जिसके बारे में वॉटसन और क्रिक द्वारा बताया गया था। जी हाँ दोस्तों, वॉटसन और क्रिक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही सबसे पहले डीएनए की संरचना के बारे में बताया था कि डीएनए दिखने में कैसा होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है कि कौन से वैज्ञानिक ने डीएनए की
द्विकुंडलीय संरचना के बारे में बताया था। तो वो दो महान वैज्ञानिक वॉटसन और क्रिक थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनए की खोज किसने की। तो डीएनए की जो खोज है वो फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने ही सबसे पहले डीएनए के बारे में बताया था कि डीएनए होता क्या है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं डीएनए की संरचना की। डीएनए किस किस चीजों से बना होता है। तो हर डीएनए स्ट्रैंड 3 अवयवों से बना होता है। जी हाँ दोस्तों, हर एक डीएनए जो स्ट्रैंड है वो क्या होगा, 3 अवयवों से बना होगा। ये 3 अवयव कौन कौन से होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है, शर्करा होती है और नाइट्रोजनी क्षार होता है। तो दोस्तों ये जो इसकी स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ये जैसे मैं बताऊं जी, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसकी, मतलब द्विकुंडलीय संरचना है। और जिसका जो हर एक जो स्ट्रैंड है वो किससे बना होता है, शुगर फॉस्फेट मतलब शर्करा फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है, जो इसकी रीढ़ की हड्डी कहलाती है, बैकबोन कहलाती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे थे इसके स्ट्रैंड की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो हर एक स्ट्रैंड है वो किससे बना होता है, फॉस्फेट, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक से बना होता है। तो अब ये फॉस्फेट, शर्करा और जो नाइट्रोजनी क्षारक है ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं। तो ये जो फॉस्फेट, शर्करा और जो नाइट्रोजनी क्षारक है ये आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये हाइड्रोजन बंध से आपस में जुड़े रहते हैं। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसमें बेस कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है एडिनाइन, जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। सेकंड है ग्वानिन, जिसको हमने जी से रिप्रेजेंट किया है। थर्ड जो हमारा बेस है वो है साइटोसिन, जिसको कि हमने सी से रिप्रेजेंट किया है। और जो फोर्थ जो है बेस वो है थाइमिन, जिसको कि टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों वो ये है कि डीएनए में जो क्षारक होते हैं, जो बेस होते हैं, वो जोड़ों में जुड़े होते हैं। ये हमेशा क्या होंगे, जोड़ों में पाए जाएंगे, जोड़ों में पेयर में पाए जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इन चारों जो बेस है, जो क्षारक है, जो क्षार है, वो आपस में कैसे जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों जो एडिनिन है वो किसके साथ बंध बनाता है, किसके साथ बॉन्ड बनाता है, थाइमिन के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये भी ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडिनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, किसके साथ बंध बनाता है। तो हमेशा जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइटोसिन की। तो साइटोसिन और जो ग्वानिन है ये भी आपस में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ये भी दोनों आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे दोस्तों इसमें डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि ये हमारा एक क्या हो गया, एक बेस हो गया। ये जो बेस है वो किससे जुड़ा है, यहां पर हमने देखा कि ये जो बेस बना किससे बना, एडेनिन और थाइमिन से बना। तो दोस्तों एडेनिन और थाइमिन क्या करते हैं, आपस में बंध बनाते हैं, जो कि कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। और ग्वानिन और साइटोसिन भी क्या करते हैं, आपस में बंध बनाते हैं और इससे क्या होता है, एक बेस तैयार होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं ऐसी कुछ डिसीज के बारे में जो कि क्रोमोसोम्स के डिसऑर्डर की वजह से रिलेट करती है। ऐसी डिसीज जो कि क्रोमोसोम्स के डिसऑर्डर के कारण हो जाती है, उन डिसीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो डिसीज है वो है टर्नर सिंड्रोम। तो दोस्तों टर्नर सिंड्रोम जो डिसीज है वो फीमेल्स के अंदर पाई जाती है, मादाओं में पाई जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, ओनली 45 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों जब ये डिसीज होती है तो इस डिसीज में क्या होता है, फीमेल्स के अंदर ओनली 45 क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं, एक क्रोमोसोम नहीं पाया जाता। इस एक क्रोमोसोम के नहीं पाए जाने के कारण ये डिसीज होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऐसी कौन सी डिसीज है जिसमें ओनली फीमेल्स के अंदर 45 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब इसके हम सिम्टम्स पढ़ लेते हैं। तो नो डेवलपमेंट ऑफ ओवरी,
तो फीमेल्स में जो ओवरी पाई जाती है उसमें उसका कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता, वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाती। तो हम कुछ सिम्टम्स के बारे में और जान लेते हैं कि ये जो सिंड्रोम है वो किस टाइप करता है। गले में ये ऐसी रॉड टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है साइड में गले के अंदर, यहाँ प्रॉब्लम होती है। पाँव के अंदर प्रॉब्लम पाई जाती है। जो गला है वो काफी जो सिर है वो काफी छोटा होता है बच्चों का, और जो फिंगर्स है वो भी प्रॉपरली नहीं होती। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि इसका जीनोटाइप कौन सा होता है, वो होता है 44+X0। इसके अंदर ओनली 45 क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं। जरा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही जो क्वेश्चन है वो RFM-SSB का जो 2011 का पेपर था वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से सिंड्रोम का जो डिसीज है, कौन से सिंड्रोम का जो जीनोटाइप है वो 44+X होता है। तो दोस्तों उसका आंसर होगा टर्नर सिंड्रोम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बीमारी है वो मादाओं में पाई जाती है। मादाओं में इसलिए पाई जाती है क्योंकि जो मादाओं में, जैसे मैंने आपको बताया कि नर और मादा दोनों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस जो सिंड्रोम के कारण क्या होता है, मादाओं में 46 के स्थान पर सिर्फ 45 ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि 46 के स्थान पर सिर्फ 45 गुणसूत्र रह जाते हैं, पाए जाते हैं। इसके कारण ये सिंड्रोम होता है। इसके सिम्टम्स क्या है कि इसमें अंडाशय का विकास नहीं हो पाता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो मादाओं में जो अंडाशय होती है उसका विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि इसका जीन प्रारूप क्या होता है। तो इसका जो जीन प्रारूप है वो क्या होता है, 44.X0 होता है, 44+X0 होता है। ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो इसका RFM-SSB का जो पेपर था 2011 का, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितने भी डिजीज है दोस्तों इनको सब आप ध्यान से पढ़िएगा। ये एक क्वेश्चन यहां से भी उठ के आ सकता है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट सिंड्रोम की तरफ, वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसकी हम बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इस सिम्टम्स में ये जो डिसीज होती है वो मेल्स को होती है। तो दोस्तों इस सिंड्रोम में मेल शो द कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल, कि जो मेल है वो फीमेल्स के कैरेक्टर शो करता है। कैरेक्टर्स की मैं बात करूं, जैसे लेस बॉडी हेयर, कि उनकी शरीर पर कम बाल होते हैं, एंड ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जीनोटाइप क्या होता है। तो दोस्तों इसका जीनोटाइप होता है 44+XXY। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि जो मेल्स के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, XY होते हैं। लेकिन यहां पर इस सिंड्रोम में एक और एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम है वो आ जाता है। इस एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम्स के आने के कारण क्या होता है, जो मेल्स है वो फीमेल के कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या होता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया टर्नर सिंड्रोम के बारे में, और मैंने अभी आपको बताया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो दोस्तों दोनों जो ये सिंड्रोम है, जो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों जो सिंड्रोम है, वो जो सिंड्रोम है वो रिलेट करते हैं किससे, सेक्स क्रोमोसोम से। दोनों जो सिंड्रोम्स है वो दोनों सेक्स क्रोमोसोम से रिलेट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी लक्षण क्या होते हैं। तो नर में मादाओं जैसे लक्षण दिखाई देना। जी हाँ दोस्तों, इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो नर है उनमें मादाओं जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, मतलब शरीर पर बाल कम होते हैं। और इसका जो जीन प्रारूप होता है वो क्या होता है, 44+XXY। तो यहां पर क्या हुआ है कि इसमें क्या होता है, शरीर का जो जीन प्रारूप है वो बदल जाता है। तो दोस्तों जैसे इस जीन प्रारूप में दिखाई दे रहा है कि एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम आ गया है। तो इस अतिरिक्त X क्रोमोसोम के आने के कारण, जो अतिरिक्त X क्रोमोसोम है, इसके आने के कारण क्या करता है, नर में मादाओं जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले सिंड्रोम की तरफ। नेक्स्ट जो सिंड्रोम है वो है डाउन सिंड्रोम। इट इज कॉल्ड मैंगोलियन इडियट। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम मैंगोलियन इडियट है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। तो चाइल्ड विल बी मेंटली डिस्टर्ब। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो मेंटली डिस्टर्ब होता है। एंड वाइड रेंज ऑफ डेवलपमेंट डिलेज, उसका जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होता है। और फिजिकल डिसेबिलिटी भी होती है क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है।
तो इसमें याद करने वाली चीज क्या है कि डाउन सिंड्रोम को मैंगोलियन इडियट बोलते हैं, और जो इसमें चाइल्ड जो होता है, बच्चा जो होता है, वो मेंटली डिस्टर्ब होता है। तो मैंगोलियन इडियट मतलब मंगोलियन मूर्ख। जहां दोस्तों डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन मूर्ख भी कहा जाता है। इसमें शिशु मंदबुद्धि वाला पैदा होता है और उसकी जो शरीर का जो विकास है वो भी काफी धीरे धीरे होता है। तो दोस्तों थर्ड जो सिंड्रोम था ये रिलेट करता है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि कायिक गुणसूत्र से। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम की तरफ कि एडवर्ड जो सिंड्रोम है वो किस कारण होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स होते हैं, तो जो इन 18 क्रोमोसोम, तो दोस्तों जो 18 क्रोमोसोम्स होता है, जो 18 पेयर होता है क्रोमोसोम का, उसमें 3 क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ 2। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है कि जो क्रोमोसोम जो जीन्स क्रोमोसोम्स है वो जोड़े में रहते हैं, तो हर जगह क्या होता है, 2-2 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि एक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन यहां पर इस सिंड्रोम में क्या होता है कि 18th क्रोमोसोम जो होता है, इसमें क्या होता है 3 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। इस डिसऑर्डर की वजह से एडवर्ड सिंड्रोम पाया जाता है। इसके सिम्टम्स की दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पर स्मॉल माउथ, छोटा सा मुंह होता है, ठीक है, और फिंगर जो हैंड्स भी होते हैं वो ओवरलैप फिंगर्स होती है, एक फिंगर्स के ऊपर एक फिंगर्स होती है, ठीक है। और क्या होता है डिस्प्लास्टिक और मेलफॉर्म अलग से कान होते हैं। तो इसका कारण क्या है जो आपको याद रखना वो ये है कि इसमें 18वें गुणसूत्र, जिसका जो 18वां गुणसूत्र है उसमें 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र बनने लगते हैं। या दोस्तों जैसे सबके अंदर 2 गुणसूत्र है, वैसे ही इसमें 18वें गुणसूत्र में क्या होता है 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र बनने लग जाते हैं। नेक्स्ट जो इसमें सिंड्रोम है वो है कैट क्राई सिंड्रोम। ये किस कारण आता है, तो दिस डिफेक्ट इज जनरेटेड ड्यू टू द डिसअपीयरेंस ऑफ साइड ऑफ 5th क्रोमोसोम। जो हमारा 5th नंबर का क्रोमोसोम है उसकी जो एक साइड है वो क्या होती है, डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है सिंड्रोम में। इसी के कारण क्या होता है, कैट क्राई सिंड्रोम होता है। तो दोस्तों जैसे इसके नाम से लग रहा है कैट यानी बिल्ली और क्राई यानी रोना, तो ड्यू टू दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट की वजह से जो बच्चा है वो एक वॉइस निकालता है, आवाज निकालता है कैट बिल्ली की जब वो रोता है। जी हाँ दोस्तों, वो जब रोता है तो उसमें से क्या निकलती है, बिल्ली की आवाज निकलती है। तो ये बिल्ली की आवाज जो निकलती है वो किसके कारण निकलती है, कैट क्राई सिंड्रोम के कारण ही निकलती है। कैट क्राई सिंड्रोम ये किस कारण होता है, ये सिंड्रोम 5वें गुणसूत्र की भुजा विलुप्त होने के कारण उत्पन्न होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है कि जब 5वें गुणसूत्र की जो भुजा है जब वो विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, तो उसके कारण कौन सा सिंड्रोम होता है, उसके कारण कैट क्राई सिंड्रोम होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें बच्चा रोते समय बिल्ली की तरह आवाज करता है, बिल्ली की तरह वो आवाज निकालता है, जब वो रोता है तो बिल्ली की आवाज निकलती है। इसी को क्या बोलते हैं, कैट क्राई सिंड्रोम बोलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं वो है पटाऊ सिंड्रोम। अब पटाऊ सिंड्रोम देखते हैं कि पटाऊ सिंड्रोम क्यों होता है। तो इन 13 क्रोमोसोम में 3 क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ 2। इसका जो 13 क्रोमोसोम होता है वहां पर 2 क्रोमोसोम की जगह 3 क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम 13 क्रोमोसोम है, उसमें अगर नॉर्मल पर्सन में क्रोमोसोम है तो क्या होंगे, 2 क्रोमोसोम होंगे। लेकिन अगर वो पर्सन एबनॉर्मल है, उसे पटाऊ सिंड्रोम हो रखा है, तो एक एक्स्ट्रा थर्ड जो क्रोमोसोम है वो भी इस 13 क्रोमोसोम में बन जाता है। इसी के कारण पटाऊ सिंड्रोम होता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है कि देयर इज इरेगुलरिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड हार्ट। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन और हार्ट में के डेवलपमेंट में इरेगुलरिटी हो जाती है। जो हाथ है वो क्लंचेस होते हैं, एक्स्ट्रा फिंगर्स आ जाती है, एबनॉर्मल टेस्टिस होती है, छोटा सा सिर होता है इसके अंदर। तो अभी हम पटाऊ सिंड्रोम, ये सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र बनने के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, कि जब 13वें गुणसूत्र में 2 क्रोमोसोम होते हैं, 2 गुणसूत्र होते हैं, तो इन 2 गुणसूत्र के अलावा एक और गुणसूत्र आ जाता है तीसरा, तो इसके कारण क्या होता है, मनुष्य को पटाऊ सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। तो अब इसके लक्षण की बात करते हैं कि इसमें मस्तिष्क व हृदय के विकास में अनियमितता आ जाती है, ये इसके सिम्टम्स है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।
तो दोस्तों हमारा जो संस्थान है सारस्वत स्टेनो क्लासेस, वो स्टेनोग्राफी को आसान तरीके से और सबसे कम समय में एनिमेटेड स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से सिखाने वाला राजस्थान का एकमात्र संस्थान है जो आपके शहर जयपुर में है। तो दोस्तों हमारे संस्थान के द्वारा स्टेनो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो जो लोग शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं और जो लोग स्टेनो की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो लोग हमसे आके जुड़े। हमारे यहाँ पर एडमिशंस ओपन है और स्पेशल बैच चलाए जा रहे हैं। जो आपका एग्जाम है RSM SSB का, जो स्टेनोग्राफर का 2018 का, इसके लिए भी स्पेशल बैच चलाए जा रहे हैं। धन्यवाद।